आप सभी व्यूवर्स और आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं वाइट बोर्ड में बिल्कुल टॉप पर क्या लिखा हुआ है, अवॉइड मेकिंग दीज मिस्टेक्स। इसका अर्थ होता है इन गलतियों को करने से बचो। तो इस क्लास में और इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे वक्त इन पॉइंट्स से संबंधित कुछ ऐसी गलतियां जो हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। और ख़ास तौर से जो अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिनको आए हुए अभी ऑलमोस्ट 10 डेज़ या 2 वीक्स का टाइम हुआ है, वो ग्रामर तो उनको बता दी गई है, लेकिन फिर भी जब वो सेंटेंसेस को लिखते हैं या कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ लिखकर चेक करवाते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो बार बार रिपीटेडली वो करते जा रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशल ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है और जिनका अभी बिगिनिंग है, जिनकी लैंग्वेज को सीखने में 10%, 15%, 20% ही नॉलेज इनको अभी हुई है, तो मेरे ख्याल से तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा जो है उनके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए अब इस आपकी इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटल वही है, अवॉइड मेकिंग दीज मिस्टेक्स, मतलब इन गलतियों को नहीं करना। जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, तो इन मिस्टेक्स को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इन मिस्टेक्स को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, इन गलतियों से बचना है। पहली जो गलती है वो है डू, डज और डिड। पहला जो पॉइंट है वो डू, डज और डिड को लेकर है। देखिए, डू का यूज़ कहाँ होता है, डज का यूज़ कहाँ पर करते हैं और डिड का यूज़ किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में करना चाहिए। इसके लिए तो टेंसेज की जो क्लास है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और क्लास अटेंड नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंसेज से रिलेटेड वीडियो जो फेसबुक पर भी हैं और जो है यूट्यूब पर भी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है मैक्सिमम इंग्लिश विद जीडी शर्मा, आप उसको देखिए। और टेंसेज की जो है फर्स्ट वीडियो, सेकंड, ऐसे बैक टू बैक, उसमें आपको डू, डज और डिड, डू डज की जो नॉलेज है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगी और डिड के बारे में जो जानकारी है वो आपको मिलेगी सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, अभी हम इसकी वो बात नहीं बता रहे जहाँ पर गलती हो रही है। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता डू, डज और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, या पता है तो बार बार एक ही जैसी गलती वो करते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं। डू, डज और डिड, इसके साथ आपको हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जब आपने डू का यूज़ किया, डज का यूज़ किया या डिड का यूज़ किया, चाहे डू का यूज़, डज का यूज़ या डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में है या फिर वाक्य के बीच में है, जब किसी वाक्य में आपने डू को, डज को या डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया, सहायक क्रिया के रूप में ले लिया, तब आप डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और डिड के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने कहा, डू यू स्टडी, ये इंटेरोगेटिव हो गया। डू यू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हैं, क्या आप पढ़ाई करते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव है, बस आपने ये देखना है डू है, इसलिए स्टडी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। या ही डज नॉट, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, TRUTH, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो डज का यूज किया गया, फिर से वर्ब, टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेल द ट्रूथ, सच बोलना, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है। ओके, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट प्रॉमिस, वी डिड नॉट प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर डिड है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, फिर से यहाँ पर प्रॉमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि यदि किसी भी वाक्य में डू का यूज किया गया है, डज का यूज किया गया है, डिड का यूज किया गया है, इट डजंट मैटर डू का यूज वाक्य के शुरू में हुआ है या वाक्य के बीच में हुआ है, डज का यूज वाक्य की बिगिनिंग में हुआ है या वाक्य में कहीं पर हुआ है, या डिड का यूज वाक्य के शुरू में किया गया है या फिर वाक्य के बीच में किया है, डजंट मैटर। जिस वाक्य में भी डू का, डज का और डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में किया जाएगा, तब ये बात बिल्कुल श्योर है, कंफर्म है कि उस वाक्य में आप मेन वर्ब जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब तो ये बात क्लियर हो गई होगी। जहाँ पर इसको वैसे मैं आपको देसी भाषा में भी समझा सकता हूँ, डू, डज और डिड को ट्रिपल डी भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये 3D हैं। 3 क्या है, 3D हैं। 3D के साथ हमेशा डंडा लगता है, डंडा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 3D हैं,
डू डज, ये देसी तरीका है, देसी मेथड है, ठीक है। ट्रिपल डी, 3D है और 3D के साथ 3D में से कोई भी डी दिया गया हो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वो 3D कौन से हैं? डू, डज और डिड। 3D क्यों बोला? क्योंकि इनकी बिगिनिंग डी लेटर से ही हो रही है, डू, डज और डिड की, इसलिए इनको क्या बोल दिया? ट्रिपल डी या 3D बोल दिया। तो इन 3D में से कोई भी डी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जो दूसरी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, या जिस बात को लेकर कंफ्यूजन है, हैज, हैव और हैड के साथ जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए? हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के रूप में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। हैज, हैव और हैड, चाहे वो हैज है, चाहे वो हैव है या हैड है, इन सभी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे हैज का यूज, हैव का यूज या हैड का यूज वाक्य के बिगिनिंग में, शुरू में किया जाए, या इनमें से किसी एक भी हेल्पिंग वर्ब का, इनमें से किसी एक भी सहायक क्रिया का यूज वाक्य के बीच में कहीं पर भी किया जाए। अगर किसी वाक्य में हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में दिए गए हैं तो उनके साथ मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में आपको किसका यूज करना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने कहा हैव यू टेकन लंच, क्या आप लंच कर चुके हैं? वाक्य के शुरू में हैव है तो यहां पर वर्ब टेकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ही हैज नॉट, हैव यू टेकन लंच, क्या आप लंच कर चुके हैं? हैव है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज नॉट पास्ड बीए, ही हैज नॉट पास्ड बीए, वह बीए पास नहीं कर चुका है। यह नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हमने हैज का यूज किया, वर्ब की जो है पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, फिर है आई हैव पेड द बिल, मैं बिल चुका हूं, मैं बिल दे चुका हूं। आई हैव पेड द बिल, मैं बिल दे चुका हूं, ठीक है। फिर है विभोर, VIVHOR, विभोर हैड पास्ड MA, विभोर हैड पास्ड MA बिफोर 2020, 2020 से पहले विभोर MA पास कर चुका था। तो देखिए हैड का यूज किया गया और पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज किया जाएगा या हैव का यूज किया जाएगा या हैड का यूज किया जाएगा, तब हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप, मेन वर्ब के रूप में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको। ये क्लियर हो गया अच्छे से? नोट भी कर सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। फिर है ओ क्लॉक टाइम। ये जो ओ क्लॉक टाइम होता है, आप कहेंगे ओ क्लॉक टाइम क्या है? वही जिसे आप बोलते हो 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, है ना, 6 o'clock या 5:30, 6:30, इस तरीके का जो डेली रोजमर्रा का जो टाइम आप यूज करते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन के यूज को लेकर है, क्योंकि उसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो, उसमें कंफ्यूजन है आप स्टूडेंट्स को, आप व्यूवर्स को, कि प्रेपोजिशन कौन सी लगाएं। देखिए, अगर मैं कहता हूं 4 बजे, तो मुझे बोलना पड़ेगा at 5 o'clock, at 5 o'clock, सिंगल टाइम है। या मैंने कहा 9 बजे तो ये हो जाएगा at 9 o'clock, at 9 o'clock, ओके। या 5:30 at 5:30, 5:30 हो गया at 5:30, at 5:30। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे बोलेंगे at 30 past 5 o'clock, ओके, at 30 past 5 o'clock, ये भी एक तरीका है इसको बोलने का, ठीक है। at 5:30 या फिर at 30 past 5 o'clock। तो टाइम, जब इस तरह का टाइम दिया होता है सिंगल टाइम, डेली रूटीन वाला, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? at का यूज करते हैं। क्या कुछ और भी यूज कर सकते हैं? हाँ, टिल, यहाँ पर 5 बजे at 5 o'clock, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, I get up at 5 o'clock, I
गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। वह 8 बजे स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, एट 8 o'clock, ये क्लॉक वर्ड लिख लेना पूरा, एट 8 o'clock। व्हाइट बोर्ड में जो है स्पेस नहीं बचा, एट 8 o'clock, चलिए इधर लिख देते हैं एट 8 o'clock। ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वह 8 बजे स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एट 8 o'clock। तो इस ऐसी स्थिति में इतने बजे कार्य होता है, इतने बजे यह कार्य हुआ था, ऐसा बताने के लिए हम एट लगाते हैं उस टाइम के साथ जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, 5, 6, 7, 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, ठीक है, सो ऑन। अब इसके बाद दूसरा टाइम क्या होता है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये बोलना है, तब हम यूज करेंगे फ्रॉम डैश टू डैश। अब मैंने कहा वह इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। ही लर्न्स LEARNS, लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम 9 to 11 o'clock। जब आपको ड्यूरेशन बताना है यहाँ से यहाँ तक, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, तब आपको जो पहला टाइम बताओगे उससे पहले फ्रॉम, और जहाँ तक जिस समय तक वो कार्य होता है उससे पहले टू का यूज करना है। ही लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम 9 to 11 o'clock, वह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है। अब एक और भी आता है इसमें, टिल का यूज करते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका। अब टिल को ले लेते हैं। उसने 11 बजे तक क्लास अटेंड की थी। ही, अब यहां पर टिल भी यूज करते हैं ना, टिल ले देते हैं टिल। ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड की थी, कब तक, टिल। ही अटेंडेड द क्लास टिल, उसने कब तक क्लास अटेंड की थी, 11 o'clock तक, टिल 11 o'clock। ही अटेंडेड द क्लास टिल 11 o'clock, उसने 11 बजे तक क्लास अटेंड की थी। ओके, ये हो गया। तो जब आप कहते हैं इतने बजे तक टिल 11 o'clock, 7 बजे तक टिल 7 o'clock, 9 बजे तक टिल 9 o'clock, तब आपको इस तरह का टाइम यूज करना है, टिल तक, इतने बजे तक। तो आपको समझ में आ गया कि जो डेली रूटीन वाला टाइम है उससे पहले हम एट का यूज भी करते हैं, डेली रूटीन वाला जो ड्यूरेशन है उसके साथ फ्रॉम और टू का यूज भी करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर टिल, ये तक, इतने बजे तक, इस सेंस के लिए हम टिल का यूज भी करते हैं। ये सीख लिया आपने। फिर है नेगेटिव सेंटेंस में नोट की पोजीशन को लेकर, एक मिनट रुकिए। चलो अगला स्टेप लेते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ नोट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का ही नहीं पता कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन की जानी है, जो नकारात्मक वाक्य बनाए जाने हैं, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, जबकि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में नोट की पोजीशन फिक्स है, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, सहायक क्रिया के बाद। प्रेजेंट की ग्रामर कीजिए, पास्ट की ग्रामर कीजिए, फ्यूचर की ग्रामर कीजिए, नोट की पोजीशन तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगी। जब भी आपको नोट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, तब आप पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एचवी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, और उसके बाद नोट का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब आएगी, कभी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो बात की बात है। ओके, जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। यू हैव नॉट स्टडीड, आप स्टडी नहीं कर चुके हैं। फिर है ही डज नॉट फॉलो
माई एडवाइस, वह मेरी सलाह फॉलो नहीं करता है। शी वॉज नॉट क्रैमिंग, CRAMMING, शी वॉज नॉट क्रैमिंग, वह रट्टा नहीं लगा रही थी। फिर है वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे। वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे। अब देखिए एम हेल्पिंग वर्ब है, हैव, डज, फिर है वॉज और उसके बाद है विल। इन वाक्यों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं। पहले वाक्य में एम है हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वाक्य में हैव हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड सेंटेंस तीसरे वाक्य में डज हेल्पिंग वर्ब है, चौथे फोर्थ सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब है और फिफ्थ सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपने नोटिस किया इन सभी नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट की पोजीशन, नोट का जो स्थान है वो फिक्स है, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये आप मिस्टेक करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए जब आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं उस समय आप नोट का यूज कहाँ पर करें। नोट का यूज हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद ही आपको करना है। और यहाँ मैंने लिखा है, आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में क्या बताएंगे, तो आए है। ईमानदारी से सोचकर बताइए आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसे आई बोलते हैं और कितने आई बोलते हैं। आई बोलने वाले भी बहुत से हैं और आई बोलने वाले भी। अब क्वेश्चन ये है सही क्या है, इसको आई प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस नहीं करना। ये जब हम मैं की सेंस में यूज करते हैं ना, मैं, आई एम जीडी शर्मा, मैं जीडी शर्मा हूँ, ठीक है ना। आई एम रोहन, मैं रोहन हूँ, इस तरीके से। तो जब ये आई मैं की सेंस में आता है, क्या इसको आई भी बोलते हैं? हाँ, मैं अभी बुलवा देता हूँ आपसे, ABCDEFGHI, वहाँ पर इसको आई बोलना है जब ये लेटर बोलते हो। लेकिन जब आप इसे मैं की सेंस में बोलते हैं तब ये आई नहीं होगा। मैं की सेंस में यानी कि जब आप आई यूज करते हैं, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई, ठीक है ना, आई नहीं कहेंगे, सॉरी आई कहेंगे। तो आपने क्या बोलना है, आई। और आई तब बोलना है जब आप इसे बोलते हो ABCDEFGHI, वहाँ पर ये आई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और सबसे लास्ट में है YOUR, मैंने लिख दिया यहाँ पर योर। और अब आप ईमानदारी से ऑनेस्टली सोचकर बताइए, क्या आप में से कुछ स्टूडेंट इसे यूअर नहीं बोलते? आप बोलते होंगे यूअर, है ना, व्हाट इज यूअर नेम, योर, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर, YOUR, योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज GD शर्मा, मेरा नाम है GD शर्मा, ठीक है। मैं तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो एक ड्यूटी भी है आपकी, दूसरों को भी ये पॉइंट्स समझाओ। जो आपके छोटे बहन भाई हैं जिनको आप जानते हैं और जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उनको ये सारी बातें समझाओ कि भाई इन 5-6 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश थोड़ी आती है, ज़्यादा आती है, डजंट मैटर, पर इन गलतियों को आपने अवॉइड करना है, इन मिस्टेक्स को नहीं करना। इन पॉइंट से संबंधित गलतियाँ आगे से आप नहीं करेंगे। आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।